जो अब तक हम पढ़ते रहे हैं, जैसे प्रदूषण है, और प्रदूषण भी कई प्रकार के हैं, जैसे जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, और उसमें एक सबसे बड़ा ओजोन परत का ह्रास बोलते हैं जिसको, ये भी हमारे क्या है, पर्यावरण की समस्या है। ये चैप्टर पढ़ना और समझना सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के निबंध में आता है। क्वेश्चन कम बने पर एग्जाम में निबंध में जरूर आएगा, समझते हो? तो पर्यावरण पढ़ना इसलिए जरूरी है। और एक बात और मैं तुम्हें बताऊं, जैसे हम कोई एग्जाम दे रहे हैं जब 10वीं क्लास का, उसके अंदर जितने भी निबंध हैं तो वे ऐसे ही नहीं आए, वे आपके सिलेबस से जुड़े हुए हैं। उसमें देखा जाता है कि आपने जो सिलेबस पढ़ा है पूरे साल, उसके अंदर तुमने कितनी जानकारी प्राप्त करी, कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक थे, जानकारी थी जिसका तुम्हें ज्ञान होना चाहिए, तब जाके वो निबंध आता है। समझ रहे हो अपनी बात? जैसे तुम मुझे बताओ 2-3 निबंध कौन कौन से हैं, एक बच्चा। ये तो वृक्षारोपण का महत्व, वृक्षारोपण, और दूसरा देश प्रेम, वृक्षारोपण, पर्यावरण की समस्या, प्रदूषण। तो ये सब तुम्हें लगता ना कि जब हम अपना भूगोल पढ़ रहे थे 9th क्लास में, उसमें वृक्षारोपण के ऊपर कितना कुछ हमने सीखा, पर वो अब हमें याद नहीं है, तो हमें लगा कि ये तो निबंध में है। निबंध है क्या? वही तो पुरानी जानकारी है जो आपको बताओगे उसके बारे में, या जो हमारे देश के लिए या इस दुनिया के लिए जो समस्याएं हैं उनका क्या समाधान है तुम्हारी नजरों में, कि उनको कैसे खत्म किया जा सकता है, वो सब ही हमारा निबंध कहलाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, थोड़ा डीपली भी पढ़ेंगे। इसको ऐसे नहीं है कि आप इसे ऐसे ही पढ़ लेंगे, आप इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। समझ रहे हो? जानकारी इकट्ठा करोगे तो लिख दोगे। पर्यावरण की समस्या ये कह रहा है, पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है। पर्यावरण में जो बदलाव होता है वो हमें प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? अभी आप एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। मान लीजिए अब सर्दी होनी स्टार्ट हो गई है, क्या ये पर्यावरण का बदलाव नहीं है? क्या आप इसमें प्रभावित हो रहे हो? हाँ जी। कैसे हो रहे हैं? हमें सर्दी लगनी स्टार्ट हो गई है, नजला हो जाता है जल्दी, है? तो ये बदलाव ना है। और सबसे बड़ा प्राकृतिक का बदलाव देखिए कि अब जब सर्दी पड़ने लगेगी तो पेड़ अपनी पत्तियों को छोड़ देंगे, वे जड़ के नीचे गिर जाएंगी, पत्तियों का रंग पीला होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पर्यावरण का बदलाव ही तो है। ठीक है, और हमारी गतिविधियों में पर्यावरण को प्रभावित करती हैं, और जो हमारी गतिविधियां हैं वे भी पर्यावरण को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। प्रभावित करना होता है कि उस पर इफेक्ट क्या पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। समझते हो? और हमारी गतिविधियां, जैसे कि हम कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, या प्लास्टिक जला रहे हैं, या कुछ भी चीज जो भी हम गतिविधि कर रहे हैं, या बड़ी बड़ी फैक्ट्री चला रखी है और उन फैक्ट्रियों का पानी आपकी नदियों में जा रहा है, क्या उससे प्रदूषण हो रहा? तो प्रभावित हो रहा है। आगे है, इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है। पर्यावरण में गिरावट आना। मान लीजिए आपका पर्यावरण पहले बहुत ऊंचा था, हम कह दें कि मान लीजिए एक एग्जांपल, पर्यावरण बहुत अच्छा था, और जो अच्छा होगा वो ऊपर हो जाएगा, और जब गिरावट होगी तो नीचे को आएगा। अब गिरावट हो रही है, पर्यावरण नीचे होता जा रहा है, यानी कि अच्छा नहीं बेकार होता जा रहा है। तो ये कह रहा है गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो रही है। क्या हो रही है? पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो रही है। अब जैसे भैया समस्या क्या उत्पन्न हो रही है, वे कौन सी समस्या है, और हमारी वजह से क्या समस्या, हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से उसमें समस्या उत्पन्न हो रही है। तो हम देखते हैं कि इसमें ये कह रहा है कि एक तो सबसे पहली बात, हम प्रदूषण ज्यादा कर रहे हैं पर्यावरण के अंदर। प्रदूषण जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। मृदा है, हमारी जमीन है, उसमें पता नहीं जैविक कितने तरह के रासायनिक जो खाद है वे डालते हैं, जिससे हमारी मृदा कमजोर हो रही है, भूमि कमजोर हो रही है, उसकी उसकी जो शक्ति है वो खत्म होती जा रही है। आप समझ रहे हो? तो मृदा प्रदूषण है। तो ये कह रहा है कि प्रदूषण है, और दूसरा है वनों की कटाई। ये जो वन है, जो वनों को कटा जा रहा है, ये सबसे बड़ा प्रदूषण का एक क्या है? कारण है, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। क्योंकि वन, जो पेड़ है, वे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का एक स्रोत है धरती पर, और जब पेड़ ही कम हो जाएंगे तो ऑक्सीजन घटेगी, और अगर ऑक्सीजन घटेगी तो
कार्बन और न जाने कितनी गैस जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक है, उनकी बढ़ोतरी हुई। अब उसी बीच हम इसमें पढ़ते हैं ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत है क्या? तो ओजोन परत ये कह रहा है ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर, कैसे है? पृथ्वी के चारों ओर। मान लीजिए बच्चों ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। अब इस पृथ्वी से ध्यान करने वाली आपको पहले आपको समझना होगा। अगर आप समझ लोगे तो लिख लोगे, अगर समझे ना होगे तो ना लिख पाओगे। ये पृथ्वी है मान लीजिए, ठीक है। इस पृथ्वी पर यहाँ पर पेड़ हैं, ऐसी तो है, यहाँ कोई बिल्डिंग है, यहाँ कार ट्रक चल रही हैं, और यहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं मान लो, और यहाँ पहाड़ी हैं, ऐसे है पृथ्वी पर। और मान लीजिए यहाँ कोई बहुत बड़ी सिटी है, ये यहाँ से भी प्रदूषण हो रहा है। तो ये जो जितनी भी चीजें हैं ये पृथ्वी के चारों तरफ चिपकी हुई है, ठीक है। अब क्या होता है कि इस पृथ्वी से 15 से 35 किलोमीटर ऊपर जाओ। कितने? 15 से 35 किलोमीटर ऊपर एक पूरा सरफेस जो एक कवर करके रखा हुई है, एक चादर है, उसको ओजोन परत बोलते हैं। ये कैसी चादर है भैया? क्या इसके आर पार देखा जा सकता है? क्या इससे पार बाहर निकला जा सकता है? क्या इसके अंदर ही रहेंगे हम? तो मैं आपको बता दूं, ये जो ओजोन परत है, ये जो ओजोन परत है, ये एक गैस है। ये क्या है? गैस। क्या है ये? गैस। और गैस अपना एक क्षेत्रफल, जो अपना क्षेत्र है, उस पृथ्वी के चारों ओर एक परत के रूप में बना के रखी हुई है। अब मेरी बात सुन पा रहे? देखिए ये कह रहा है कि चारों ओर रक्षात्मक आवरण है। रक्षात्मक आवरण यानी कि जो रक्षा कर रहा है, ये रक्षा भी कर रहा है। ये जो गैस, ये जो ओजोन परत बनी हुई है पृथ्वी के चारों, रक्षात्मक आवरण जो है, आवरण यानी कि उसके घेरे हुए हो जो, तो ये रक्षा कहाँ किससे कर रही है, क्यों कर रही है? तो ये कह रहा है कि जो सूर्य की हानिकारक किरणें, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश जो है, किरणें जो हैं, वे उसे अवशोषित कर लेती है या लेता है, और ये लेती है। इस प्रकार से यह जीवों के स्वास्थ्य संबंधी हानि होने से बचाती है जीवों को। अब सुनने की बात यह है कि जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आना था, अब जो आता भी है, तो उसकी जो हानिकारक किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें, उसको ये ओजोन परत ऊपर ही रोक लेती है, समझ लो। और जो अच्छी किरणें होती हैं, फिर बची हुई साफ किरणें, जैसे हम कहते हैं छन्नी के रूप में, एक छन्नी के रूप में काम करती है, जो किरणों को छानती है, और जो ठीक होती है, अच्छी होती है, वे पृथ्वी पर आकर पड़ती है। समझ लो मेरी बात? ठीक है। अगर ये पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आने लगे सूर्य की, तो क्या होगा बच्चों? अगर ये पराबैंगनी किरणें कंट्रोल ना हो और डायरेक्ट पृथ्वी पर आए तो क्या होगा? तो इसमें कुछ रोग उत्पन्न होंगे हमारे शरीर में, जैसे त्वचा के कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर परिरक्षण तंत्र, उसे बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, यानी कि शरीर कमजोर हो जाना, समझते हो? और जैसे कि एक है पौधों का नाश आदि से रक्षा करती है। पौधों का नाश क्यों होता है? क्योंकि पौधे क्या है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण जो अपनी क्रिया करते हैं जीवित रहने के लिए, भोजन बनाने के लिए। अब उसमें तो सूर्य के प्रकाश की मात्रा कम हो जाएगी और ज्यादा मात्रा पराबैंगनी किरणों की होगी, और जो पराबैंगनी किरणें आएंगी तो वे उसके जो वे होते हैं ना, पत्तों के रोम छिद्र जो होते हैं पत्तों के अंदर, उनको नुकसान पहुंचाएगा, और वे खत्म होने की वजह से भोजन ना बना पाएंगे और वे सूख जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे पेड़ पौधे। ठीक है। ये मोतियाबिंद आंख की बीमारी होती है, ये हमने पढ़ा भी है दृष्टि दोष में। मोतियाबिंद आंख की बीमारी होती है, और ये ऐसी बीमारी हो जाती है कि इसमें आंख धुंधला दिखाई पड़ना स्टार्ट हो जाता है मोतियाबिंद के अंदर, और एक स्टेज ऐसी भी आ जाती है कि फिर वो आंख देखना ही बंद कर देती है। चलिए आगे है, मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में पाई जाती है, ये समताप मंडल ही है बच्चों, 15 से 30-35 किलोमीटर के ऊपर, समझ रहे हो, जो कि हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। जमीनी स्तर पर ओजोन एक
घातक जहर है। देखिए ये रक्षा कर रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, ऊपर है। पर अगर ये गैस समताप मंडल में ना होकर हमारे यहाँ पे वायुमंडल में ही रहती, नीचे रहती, जहां हम सांस लेते हैं, तो ये सबसे बड़ा जहर का काम करती है, हानिकारक है। आप समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, अब है ओजोन का निर्माण कैसे होता है। ओजोन का निर्माण निम्न प्रकाश रासायनिक क्रियाओं का परिणाम है। परिणाम कैसे है? जैसे जब सूर्य का प्रकाश आके पड़ता है पृथ्वी पर, ठीक, तो जो ऑक्सीजन है, हमारी ऑक्सीजन है, वो टूट जाती है। क्या हो जाती है? टूट जाती है। पराबैंगनी विकिरण, यानी कि ऑक्सीजन पराबैंगनी विकिरण के कारण टूट जाती है और इसके अणु अलग अलग हो जाते हैं। और जब इसके अणु अलग अलग हो जाते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये अणु O3 का निर्माण करते हैं। किसका? जिसे हम ओजोन बोलते हैं। आप समझ रहे हो? O2 हमारे लिए, देखिए O2 हमारे लिए कितनी लाभदायक है कि ना है? और O3 इतनी ही हानिकारक है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें उसको तोड़ती हैं, तो उनकी जो पराबैंगनी किरणों के जो गुण हैं वे उन अणुओं में आ जाते हैं, जिसकी वजह से अब वे अणु ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं और O3 का निर्माण करते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक होती है। आगे है ओजोन परत का ह्रास। देखिए 1985 में पहली बार अटलांटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई। क्या देखी गई? मोटाई में कमी देखी गई। मोटाई में कमी देखी गई, जिसे ओजोन छिद्र नाम से जाना जाता है। बच्चों ये अटलांटिका पे ही क्यों देखा गया? अटलांटिका पृथ्वी के कहाँ है? दक्षिण ध्रुव पर। कहां पर है? दक्षिण ध्रुव पर। और ये जो अटलांटिका है, दक्षिण ध्रुव जो है पृथ्वी का, वो बहुत ही ठंडा होता है। कैसा होता है? कोल्ड होता है। तो उसके कारण मैं आपको बता दूं, चलिए हम इसमें थोड़ा सा बताऊंगा इसके बाद में। अभी आप ये जान लीजिए कि ये दक्षिण ध्रुव पे है और ये ठंडा होता है। इसमें है ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, जिसे ओजोन छिद्र नाम से जाना जाता है। यानी कि बच्चों हमें एक चीज तो पता लग गई कि जो पृथ्वी के ऊपर ओजोन परत है, मान लीजिए ये ओजोन परत है, इसकी मोटाई में कमी देखी गई है। कहां देखी गई है? मोटाई। मान लीजिए ये परत है और इसकी इतनी मोटाई है, ठीक है, या परत दर परत मोटाई होगी। और जो इसका दक्षिण ध्रुव है हमारा अटलांटिका में, और मान लो वो वहां पे इतनी होगी परत, इतनी कमी होगी उसमें। आप समझ रहे हो मेरी बात को? इसकी मोटाई में कमी ना है, यहाँ पे कमी देखी गई, छेद तो नहीं है, और छेद है भी नहीं, होगा भी नहीं, ठीक है। तो ये तो हमें डराने की बात है। केवल मोटाई में कमी देखी गई, जिसे ओजोन छिद्र नाम से जाना जाता है। और अब ये कमी पूरी हो भी गई है, वो छिद्र भर भी गया है, ऐसी बात नहीं है। तो डरने की बात ना है, अभी जिएंगे और कई लाख साल, जल्दी ना मरेंगे। हम भी यही पढ़ते आ रहे थे, हमारे पापा भी यही पढ़ते आ रहे थे, तब भी यही बताया गया कि छिद्र है, ओजोन परत में नुकसान हो जाएगा, जो फट जाएगी तो दुनिया का नाश हो जाएगा। बताया ना? बताया तो गलत है। चलिए, ओजोन परत की मोटाई में कमी होना ओजोन छिद्र कहलाता है, ना कि ओजोन में कोई छेद है, ठीक। आगे बात करेंगे ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारण मानव संश्लेषित रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC को माना गया है, जिसका उपयोग शीतलन एवं अग्निशमन के लिए किया जाता है। शीतलन, ठंडा रखने के लिए। जैसे ये जो क्लोरोफ्लोरो गैस है हमारी, यानी कि CFC क्लोरोफ्लोरो, ये कहां से उत्पन्न होती है? कहां से उत्पन्न होती है? ये होती है जैसे AC चलती है, AC, तो AC जब हिट हो जाती है ये चलने के बाद में, तो ये
क्या निकालती हैं वे? क्लोरोफ्लोरो गैस, यानी कि एसी, आपके पुराने कूलर, फ्रिज और एसी, कूलर, फ्रिज और एक दो और होंगे कोई। तो ये क्या करते हैं, वो जो गैस निकलती है वो गैस निकल कर क्या हो जाती है, एक जहां पे वायुमंडल में ठंडा क्षेत्र होता है वहां पे जाके इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, अब जब वहां पे वो जाके इकट्ठा हो जाएगी तो वो क्या करेगी, वो वहां पे ओजोन परत का ह्रास करेगी, उसे नुकसान पहुंचाएगी, उसमें कमी करेगी, उसको काटेगी, उसको खत्म करेगी। और ये कहाँ होता है, हमारे अटलांटिका या दक्षिणी ध्रुव पर, क्योंकि वो ठंडा है, समझ रहे हो। इसलिए ये अटलांटिका पे ही देखा गया है ओजोन परत का कम होना, और उसका मेन कारण यही है कि जो हमारी CFC गैस है वो वहां पे जाके इकट्ठा हो जाती है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। तो क्लोरो जो हमारी क्लोरीन गैस होती है, क्या होती है, क्लोरीन गैस के कारण। चलिए 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम USEP IP ये क्या करता है, में सर्वनुमति यानी कि जो अनुमति मिली है, यानी कि हमारी जो CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाएगा। यह अनुमति दी गई है कि तुम CFC जो गैस है इसे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, इसका जो उत्पादन है वो अधिक नहीं किया जाएगा, वो इतना ही रखा जाएगा, क्योंकि जो जितना इसका उत्पादन अधिक होगा वो उतना ओजोन परत को नुकसान देगी। ठीक है, आगे है हमारा कचरा प्रबंधन। एक चीज और है कि ओजोन परत दिवस जो है, ओजोन परत दिवस जो है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को, इसे भी नोट कर लेंगे। 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस ओजोन परत की वजह से और इस दिवस में क्या होता है, ओजोन को बचाने के लिए जानकारी दी जाती है, बताया जाता है कि ओजोन क्यों जरूरी है, समझ रहे हो। अब है हमारा कचरा प्रबंधन, यानी कि ये कह रहा है आज के समय में अपशिष्ट यानी कि निपटान, जो कचरा होता है, जो बची हुई हमारी कचरा होता है, जो बचा हुआ है, बेकार की जो चीज है, जो अपशिष्ट होते हैं, उसके निपटान में मुख्य समस्या है जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। हमारी जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है। किसके कारण होता है, हमारी जीवन शैली के कारण। ये कह रहा है कचरे में निम्न पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, निम्न पदार्थ, जैसे जैविक पदार्थ। भाई कचरे में दो तरह के होते हैं वैसे तो, जैविक और अजैविक। जैविक क्या होते हैं, जैविक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे घटकों में बदल जाते हैं, यानी कि जो सूक्ष्म जीव है उन्हें छोटे छोटे घटक के रूप में उसको बदल देते हैं, उसको जैविक बोलते हैं। जैसे फल, सब्जियों के छिलके, सूती कपड़ा, जूट, कागज आदि। मान लीजिए अगर हम इन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर दें तो ये क्या हो जाएंगे, ये गल के, सड़ के और फिर से मिट्टी के रूप में बन जाएंगे, उसे जैविक बोलते हैं, समझ रहे हो। पर जो अजैविक पदार्थ होते हैं वे क्या है, वे सूक्ष्म जीवों के कारण ना तो किसी घटक के रूप में बदलेंगे, वे जैसे के तैसे बने रहेंगे। वे होते कौन से, जैसे प्लास्टिक, पिन्नी और क्या होता है, एक दो तुम बताओ, जो गले सड़े हैं, समझते हो, वे सब हमारे अजैविक में हैं। लिखो, दौड़ लो। जैव पदार्थ, दो पदार्थ है, अभी जैव है। अजैव पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण घटकों में परिवर्तित नहीं किए जा सकते, ठीक है, जिन्हें जो सूक्ष्म जीव है गला सड़ा नहीं सकते, उसे अजैव पदार्थ कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, धातु है। ये सब क्या होते हैं, इन्हें जो छोटे जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं वे गला सड़ा नहीं सकते। अब ये है कि जैव मात्रा संयंत्र, ये क्या काम करता है, ये है जो पदार्थ इस संयंत्र द्वारा जैव मात्रा व खाद में परिवर्तित किए जा सकते हैं। जैव मात्रा
यानी कि उनकी संख्याओं को बढ़ाना, उसकी संख्याओं को बढ़ाना, जैव मात्रा को बढ़ाना। तो ये संयंत्र उसमें यूज में लाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जैव मात्रा व खाद्य में परिवर्तित किए जाते हैं। दूसरा है सीवेज उपचार तंत्र। सीवेज उपचार तंत्र क्या है? देखिए ये सब जो है ये एक क्रिया है जो हमारे कचरे को दूसरा रूप देते हैं, जिसका हम उपयोग भी कर सकें बाद में। इसमें क्या होता है, नाली के पानी को नदी में जाने से पहले, यानी कि जो नाली का पानी है डायरेक्ट नदी में चला जाए तो क्या हो जाएगा, वो नदी को नुकसान ही तो पहुंचाएगा। तो नदी में जाने से पहले इस यंत्र से उसे संशोधित यानी कि साफ पानी को किया जाता है, जिससे जो छोटे छोटे कचरे हैं, छोटे छोटे कण हैं, वे सब छन जाते हैं, उन्हें अलग कर दिया जाता है। और जो उसमें हानिकारक तत्व हैं, गैसें हैं, वो उन सबको नष्ट कर दिया जाता है। समझ लो। आगे है हमारा कूड़ा भराव क्षेत्र। तुमने देखा होगा कि जैसे कोई क्षेत्र ऐसा है, मान लीजिए कहीं गड्ढा है, तो इस गड्ढे में ज्यादातर कूड़ा करकट गिर देते हैं। और ज्यादातर ये हो भी रहा है कि जो बड़ी बड़ी सिटी हैं उनमें ऐसे क्षेत्र देखे जा रहे हैं जो गहरे हैं, जहां गड्ढे हैं, तो वे क्या करते हैं, उसमें कूड़ा डाल देते हैं। अब कूड़ा डाल दिया तो ये भर गया गड्ढा, अब इसको दबा दिया मिट्टी से, ठीक है। तो दो काम हो गए, एक तो उसका भराव भी हो गया गड्ढे का, और जो हमारा कचरा था उसका भी प्रबंधन हो गया, वो अब इधर उधर ना फिरेगा। सही है नहीं गलत? तीसरा है हमारा पुनः उपयोग, यानी कि कचरे का हम पुनः उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। गांव में तो कचरे का पुनः उपयोग कितनी बार करें, नए नए तरीकों से ना करते हैं। जैसे यह एक पारंपरिक तरीका है जिससे एक वस्तु का पुनः पुनः उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि अखबार है और अखबार का बाद में लिफाफा बना देते हैं, पर गांव में जब तक कचरा बिल्कुल खचरा ना हो जाए, है नहीं, तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। देखा ना, जब झाड़ू है, कोई पहले बड़ी झाड़ू आएगी घर पे, वो सकेलेंगे, फिर उससे थोड़े दिन बाद क्या है, वो चौक में सकेलने स्टार्ट कर देंगे, फिर डंगरों में, फिर बाहर नाली साफ करने लगेंगे, फिर वो पथवारे में चली जाएगी, फिर वहां पथवारे में सकेलेगी वो। यानी कि जब वो इतनी सी रह जाएगी उसे तब जाके फेंकते हैं। नहीं तो इतनी बड़ी झाड़ू को इतना सा कर देना, कितनी मेहनत करी होगी। तो ये तो कोई गांव में व्यक्ति कर सकता है। गांव में इसलिए कचरा कम होता है, शहर में ज्यादा होता है नहीं। अभी क्या है, जैसे ब्रश करते हैं दांत का, वो थोड़ा सा खराब हुआ तो शहर में क्या फेंक देंगे उसे, गांव में जब तक वो चारों तरफ को ऐसा ना फैल जाए, है नहीं, तब तक तो उसे दांतों में घिसेंगे। यानी कि जब दांत में महसूस होने लगे कि ब्रश तो है नहीं, अब वो जो प्लास्टिक है वो ही अड़ रहा है, और ब्रश जो है ऊपर नीचे मसूड़े को छोड़ दें, तब तक तो उससे ब्रश करते हैं। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, उसको जो ब्रश का हिस्सा होता है जहाँ पे, उसे काट देंगे, अब डंडी रह जाएगी, उसमें छेद करेंगे, उसे ना लगेंगे, फिर है कि नहीं। यानी कि हर चीज का पुनः पुनः उपयोग करना एक ग्रामीण सभ्यता ही सिखा सकती है। चलिए, ये चैप्टर समाप्त आपका।